बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो अयाज़ अमीर के हवाले से उनकी ख़ानदान की हिस्ट्री मैंने बयान की थी उसको आपने अप्रिशिएट किया और उस वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी किया और देखा भी। उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साथ ही मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए और अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अयाज़ अमीर क्यों गिरफ़्तार हुए और अयाज़ अमीर की गिरफ़्तारी की वजह क्या थी? आप जानते हैं कि उनके बेटे से जो घिनौनी हरकत हुई, उसके बाद उनकी जो बेटा है वो गिरफ़्तार भी हो गया और सारा इनाम के साथ जो ज़्यादती हुई वो बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। और ये अमीरों के बच्चे यूजुअली औरत को एक अपनी प्रॉपर्टी समझ के इसी तरह करते हैं। ज़्यादातर केस जो है वो छुप जाते हैं और बहरहाल ये केस अच्छा तरीके से रिपोर्ट हुआ, मीडिया में आया और पुलिस भी हरकत में आई और उन्होंने अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया उनके घर से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये कत्ल होता है उस वक्त अयाज़ अमीर चकवाल में बैठे हुए थे और जिस घर में ये कत्ल होता है चक शहजाद के, वो अयाज़ अमीर की साबिक जो अहलिया थी समीना शाह, उनके नाम पे था और ये बेटा भी उन्हीं से था उनका, शाहनवाज़, और वो अपनी जो तलाक याफ्ता माँ थी उनके साथ रह रहे थे। और जिस वक्त उसने मर्डर किया तो उस वक्त उसने अपने वालिद अयाज़ अमीर को बताया कि मेरे से ये काम हो गया है। तो उन्होंने फिर अपनी वाइफ को फ़ोन करके कहा कि इसको बाहर नहीं निकलने देना, रस्सियों से बांध दें, और उसके बाद चकवाल से वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत के अंदर, लेकिन उससे पहले वो गिरफ़्तार हो चुके थे। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर जो दफ़ा लगाई गई वो दफ़ा 109 थी। मैं आपको आगे चल के ये बताऊंगा कि अयाज़ अमीर की गिरफ़्तारी की वजह क्या थी और असल में उनका कसूर क्या था जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल जो उस वक्त उनको अदालत में पेश किया गया तो उनके बेटे का भी उन्होंने रिमांड मांगा पुलिस ने जज से, जनाब आमिर अजीज़ साहब से, और अयाज़ अमीर का भी उन्होंने रिमांड मांगा। और साथ ही उन्होंने उनकी वालदा जो समीना शाह जो उस वक्त वकूए पे मौजूद थी, उस घर में मौजूद थी, उनको भी उन्होंने शामिल कर लिया, लेकिन वो इस वक्त ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के ऊपर है। तो जिस वक्त कल उनका रिमांड मांगा गया तो अदालत ने 1 दिन का उनका रिमांड दिया और आज और 3 दिन का रिमांड जो था वो शाहनवाज़ का दिया। और आज बिलाखिर पुलिस ने उनको छोड़ दिया और जज के सामने ये बयान दिया कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं आई जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकें कि अयाज़ अमीर की अबैटमेंट या उनकी मशावरत इसके कत्ल में शामिल थी। जबकि पुलिस ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इनको गिरफ़्तार फैमिली के मौक़िफ़ के बाद किया है, उनकी बाकायदा दरख्वास्त के बाद किया है। और जज साहब ने जब पूछा कि फैमिली से मुराद, तो उन्होंने कहा इनके सारा के जो चचा थे उन्होंने दरख्वास्त में उनका नाम लिया था, जबकि सारा के जो वालिद हैं वो भी पाकिस्तान आज पहुंच चुके हैं। उसके बाद अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया, जबकि पुलिस ने इस बात का इतराफ़ किया कि इस वक्त तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि अयाज़ अमीर की इस कत्ल में मुहावनत या मशावरत शामिल थी। जबकि पुलिस ने मज़ीद अदालत को बताया कि हमने व्हाट्सएप कॉल का, क्योंकि CDR जो कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है वो नहीं आता, इसलिए हमने इनका व्हाट्सएप जो है वो फोरेंसिक के लिए भेजा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अयाज़ अमीर का कसूर क्या था और उनका पिछले 2-3 दिन उनको जो कस्टडी में रखा गया उनको क्यों रखा गया और किस लिए गिरफ़्तार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान ख़ान के साथ उनके करीबी मरासिम हैं, वो इमरान ख़ान को डिफेंड करते हैं, इमरान ख़ान की जलसों में जाते हैं, उनकी जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे जाते हैं, जो कन्वेंशन इमरान ख़ान करते हैं PTI के लोगों के साथ, उनके साथ भी वो साथ जाते हैं और इमरान ख़ान के हक़ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा मौजूद है जिस पे तनकीद करना
آپ کو بھاری قسم کی جو اس کی قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس ادارے کے اوپر وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آج کل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تنقید کے بعد ایک پروگرام میں عمران خان کی موجودگی اور کچھ سینئر دوسرے صحافیوں کی موجودگی میں انہوں نے پاکستان میں موجود ایک مقدس ادارے کے اوپر، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں مقدس ادارے کے اوپر انہوں نے تنقید کی، جس کے بعد دوسرے دن ہی ان کو شدید قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں، اور خاص کر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کاموں کے اوپر، ان کے اقدامات کے اوپر، ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر، ان کی سیاسی معاملات میں مداخلت کے اوپر، اور جس طریقے سے اس ادارے کا عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے کا اور شہباز شریف اور یہ جو دوسری پارٹی ریجیم چینج تھا اس کے اوپر جس طریقے سے اس ادارے کا انپٹ تھا، جس ادارے سے اس ادارے کی مداخلت تھی، اس کے اوپر ایاز امیر کھل کے بات کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا. تو یہ تھا ایاز امیر کا قصور، یہ تھا ان کا معاملہ جس کی وجہ سے ان کو اس قتل میں فوراً شامل کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ اور کچھ ادارے اور خاص کر ایک ادارہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت ان کے جو ناقدین ہیں ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے، ان کو ایک معاملات کے اندر لا کے کسی طریقے سے گھیر کے کسی بھی ایشو میں لا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کو چھوڑا جائے. تو جہاں تک ہماری اطلاعات ہے ان کا سافٹ ویئر کل 3 دن رکھ کے اپڈیٹ ہو گیا تھا، اور جو ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور پھر اس ادارے نے متعلقہ پولیس افسران کو بتا دیا کہ اب ہمیں فردر ان کی گرفتاری یا ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ تھا سارا ان کا قصور، ہم نے آپ کے سامنے رکھا. باقی جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے حوالے سے بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، بہت ساری کچھ انفارمیشنز مزید میرے پاس آئی ہیں، اس کے حوالے سے میں مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.